So we will start with new topic today, that is lens maker equation. लेकिन लेंस मेकर इक्वेशन डिराइव करने से पहले रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस जो हमने लास्ट टॉपिक में कवर किया था, यू नीड टू नो स्टेप्स इन्वॉल्व, उसका इक्वेशन पता होना चाहिए और वो डिराइव कैसे किया था वो भी पता होना चाहिए. तो वेरी क्विक, इन नेक्स्ट 5 to 10 minutes we will just revise that topic. So if you remember, in the last topic we have seen diffraction at a single curved surface. Diffraction at a single curved surface. क्योंकि इसके बाद का टॉपिक है रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस. तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ लेंस से पहले रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व्ड सरफेस अच्छे से पता होना चाहिए. तो इफ यू रिमेम्बर, हमारे पास एक सिंगल कर्व्ड सरफेस था. वी हैड अ सिंगल कर्व्ड सरफेस. देन ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस. इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यू हैव ऑब्जेक्ट. एंड बाय द वे, ये जो कर्व सरफेस है इसको हमने नाम दिया था ए, पी एंड बी. देयर इज अ ऑब्जेक्ट हियर ओ. इसमें से जो रे ओपी के डायरेक्शन में जाएगा, दैट रे विल गो स्ट्रेट विदाउट डेविएशन. व्हाई? बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो 0. ओपी रे को छोड़ के बाकी कोई भी रे होगा, फॉर एग्जांपल यू हैव अ रे विच इज इंसिडेंट एट सम पॉइंट डी, तो नॉर्मल ड्रॉ करोगे. नॉर्मल क्यों ड्रॉ करते हैं? क्योंकि जब मीडियम चेंज होता है तो लाइट बेंड्स इधर टुवर्ड्स नॉर्मल और अवे फ्रॉम नॉर्मल, डिपेंडिंग ऑन लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर या फिर रेयर टू डेंसर. तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और इस नॉर्मल को एक्सटेंड भी कर लेंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जहाँ कट करता है दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इसका मतलब P से C तक का डिस्टेंस हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर R. नाउ सिंस दिस रे, कौन सा रे? OD रे, it was traveling from rarer to denser, it bends towards normal, so it bends towards normal and then it meets principal axis at some point, इसको बोल देंगे I. तो यहाँ पे बन गया इमेज. तो ये आ गया आपका इमेज डिस्टेंस V. तो दिस इज इमेज डिस्टेंस V और ये है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U. एंड इफ यू रिमेम्बर अगेन, ये जो OP है दिस इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U, लेकिन ये टू द लेफ्ट है तो ये -U. PC जो है दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर R एंड PI है दैट इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस V. हमने ये एंगल लिया था, इफ यू रिमेम्बर, अल्फा. ये एंगल था बीटा और दिस एंगल वाज डेल्टा. दिस एंगल वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस I एंड दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. करेक्ट. इसके बाद हमने क्या किया था? इफ यू रिमेम्बर, डू यू रिमेम्बर नेक्स्ट स्टेप? दो ट्रायंगल लिए थे. एक था OCD ट्रायंगल, एक था CID ट्रायंगल, और दोनों में हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अप्लाई किया था. तो फ्रॉम ट्रायंगल OCD, एक्सटीरियर एंगल OCD का है I. इट इज इक्वल टू सम ऑफ टू रिमोट इंटीग्रल एंगल्स अल्फा प्लस डेल्टा. तो यहाँ से आपको मिलेगा I इक्वल टू अल्फा प्लस डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली फ्रॉम ट्रायंगल CID, व्हाट यू हैव इज, ये जो CID ट्रायंगल है इसमें डेल्टा है एक्सटीरियर एंगल. इट इज सम ऑफ टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, मतलब डेल्टा इक्वल टू R प्लस बीटा. तो यहाँ से मिलेगा R इक्वल टू डेल्टा माइनस बीटा, इक्वेशन नंबर 2. फिर हमने यूज किया था स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ इज μ1 एंड बाय द वे जहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो मीडियम 1 है, मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है. जहाँ पे इमेज बना वो मीडियम 2 है एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज μ2. तो अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R. If angles are small, मतलब if I and R both are small, तो small angles के लिए sin I is approximately equal to I and sin R is approximately equal to R.
ये इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 1 से हमारे पास आई था, इक्वेशन नंबर 2 से आर आया। आई और आर के वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3, mu1 equal to I, but I is alpha plus delta. Mu2 into R, but R is delta minus beta. Delta minus beta. Then you will have mu1 alpha plus mu1 delta equal to mu2 delta minus mu2 beta. माइनस mu2 beta को हमने राइट साइड में शिफ्ट किया था और mu1 डेल्टा को हमने लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया था। तो mu1 अल्फा माइनस mu2 बीटा प्लस mu2 बीटा इक्वल टू mu2 डेल्टा माइनस mu1 डेल्टा, राइट। So from here you can take out delta common, so therefore mu1 alpha plus mu2 beta equal to mu2 minus mu1 delta. यहाँ तक क्लियर? Even though we will not need this for next derivation, हमको सिर्फ फाइनल फॉर्मूला लगेगा लेंस मेकर इक्वेशन के लिए, लेकिन स्टेप्स पता होने चाहिए। Then after this, if you remember, ये जो dB है ये कॉमन आर्क है। कॉमन आर्क मतलब ये तीनों एंगल्स के लिए, कौन से 3 एंगल्स? एक अल्फा के लिए, एक डेल्टा के लिए और एक बीटा के लिए, इन तीनों एंगल्स के लिए कॉमन आर्क है। तो आपको पता है आर्क लेंथ इज डिस्टेंस इनटू एंगल। आर्क लेंथ इज डिस्टेंस इनटू एंगल। तो आर्क लेंथ dB इक्वल टू डिस्टेंस कितना है u मतलब OP इनटू एंगल कितना है अल्फा, राइट। सिमिलरली arc length dP is equal to distance PC into delta. Arc length dP equal to distance V into beta, right? तो तीनों के तीनों एंगल्स के लिए कॉमन आर्क था। तो फ्रॉम डायग्राम व्हाट यू कैन से इज ऑन फिगर एंगल अल्फा, ठीक है, आई विल जस्ट इंक्रीज वन स्टेप। आर्क लेंथ dP is equal to एंगल कौन सा है अल्फा, डिस्टेंस क्या कितना था इसके लिए OP या PO जो भी लिखो। तो यहाँ से अल्फा क्या मिलेगा आपको dP अपॉन OP, बट OP इज माइनस U, इट इज इक्वल टू माइनस U। सिमिलरली बीटा वाज, इफ यू रिमेम्बर, बीटा एंगल भी डायरेक्टली लिख सकते हो dP अपॉन PI। dP is arc length dP is beta into PI, याद रखो PI बीटा PI। तो dP अपॉन PI डिस्टेंस कितना है V। डेल्टा विल बी dP अपॉन PC। तो dP अपॉन PC कितना था R। तो जो इक्वेशन नंबर 4 है, एक काम करते हैं इसको इक्वेशन नंबर 5 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 5, 6 एंड 7 सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 4 में। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 एंड 7, u1 alpha, what is alpha? dP upon minus U plus mu2 beta dP upon V equal to mu2 minus mu1 delta is dP upon R। dP कॉमन निकाल के कैंसल, माइनस mu1 by U प्लस mu2 by V। तो mu2 by V को पहले लिख लिया, mu1 by U को बाद में लिखा, इक्वल टू mu2 minus mu1 by R। ये आ गया आपका रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व्ड सरफेस। मैंने आपको ये इक्वेशन को याद रखने का एक ट्रिक बताया था। refractive index of the medium where object is kept na mu2, yes, where image is formed, mu2 is the refractive index of the medium where image is formed। so refractive index of the medium where image is formed upon image distance minus refractive index of the medium where object is kept upon object distance equal to mu2 minus mu1 by R। ये फॉर्मूला जैसे मैंने बताया वैसे याद रखना। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म्ड अपॉन इमेज डिस्टेंस माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट अपॉन
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू म्यू2 माइनस म्यू1 बाय आर। इतना अगर आपको पता है तो now you are ready to derive next equation, that is Lensmaker equation. So let us go ahead with next equation. अब ये Lensmaker equation का मतलब क्या है? जिनको चश्मा है कम से कम उनको पता होगा when you go for eye checkup तो डॉक्टर आपको बताता है आपका नंबर बढ़ गया, कम हो गया, -2, -2.5 प्लस समथिंग समथिंग। तो ये नंबर मतलब क्या? ये पावर ऑफ लेंस है। मतलब आपके आंखों में जो डिफेक्ट है, चाहे वो मायोपिया हो चाहे वो हाइपरमेट्रोपिया हो, पता है ना मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया, राइट? मायोपिया में क्या होता है? दूर का दिखता है कि नहीं दिखता है? नहीं दिखता है, दूर का क्लियरली दिखता नहीं है, बट नियर बाय ऑब्जेक्ट्स यू कैन सी वेरी क्लियरली। तो जिन जिन का नेगेटिव पावर है, जितने भी लोगों ने चश्मा पहना है और नेगेटिव पावर है इंक्लूडिंग मी, ऑल ऑफ अस आर फेसिंग द सेम प्रॉब्लम। दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें आपको पास का नहीं दिखता है लेकिन दूर का दिखता है, राइट? तो व्हेन यू गो फॉर आई चेकअप, वो जो भी आपको नंबर लिख के देते हैं माइनस, राइट, माइनस प्लस जो भी होगा, माइनस मतलब कॉनकेव लेंस और प्लस मतलब कॉन्वेक्स लेंस, राइट? तो यू गो टू एन ऑप्टिशियन, चश्मा बनाने जाते हो आप, वो कार्ड देते हो, पर्ची जिस पे लिखा होता है, एंड देन ही स्टार्ट्स मेकिंग स्पेक्टेकल्स फॉर यू। तो वो कौन से बेसिस पे बनाएगा उसको पता होना चाहिए ना एग्जैक्टली कितना डिफेक्ट है। तो उसके लिए जो इक्वेशन है उसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन। अब वो इक्वेशन से कैलकुलेशन तो करते नहीं बैठेगा, इट डज नॉट डू दैट। सिर्फ वो इक्वेशन, वो रेक्टिफिकेशन, वो आंखों में करेक्शन कैसे हुआ, तो दैट इज नथिंग बट लेंस मेकर इक्वेशन। थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। मतलब अल्टीमेटली सब वही है, यू आर लुकिंग एट ऑब्जेक्ट जो आपको क्लियरली दिख नहीं रहा था, उसको क्लियरली देखना है तो यू विल लुक एट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इन्वॉल्व रहेगा। नंबर 2, इमेज बनेगा तो इमेज डिस्टेंस भी रहेगा। नंबर 3, यहाँ पे लेंस है, अनलाइक दिस केस दिस वाज रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। लेंस इज नॉट अ सिंगल कर्व सरफेस, लेंस में 2 कर्व सरफेस होते हैं। तो जैसे वहां पे आपके पास सिर्फ आर था, नए इक्वेशन में R1 और R2 दोनों आएगा, क्योंकि 2 कर्वेचर मतलब 2 सेंटर, तो R1 R2 दोनों आएगा इक्वेशन में। तो म्यू1 म्यू2 R1 R2 इन सबका जो रिलेशन है उसको आप बोलते हो लेंस मेकर इक्वेशन। तो अगेन व्हाट वी विल डू इज वी विल फर्स्ट गो थ्रू कंप्लीट थ्योरी ऑफ दिस स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हमारे पास एक लेंस होना चाहिए, एंड एज आई टोल्ड यू लेंस का मतलब क्या है? लेंस मतलब डबल कर्व सरफेस है। तो इफ यू रिमेंबर ऑप्टिक्स चैप्टर का जो फ्लो था, हमने रिफ्लेक्शन से स्टार्ट किया था। रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर से रिफ्लेक्शन, फिर स्फेरिकल से रिफ्लेक्शन, स्फेरिकल में कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स, फिर हम रिफ्रैक्शन पे आए, रिफ्रैक्शन फ्रॉम प्लेन सरफेस। उसके बाद हम लोग आए रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। अब हम जा रहे हैं रिफ्रैक्शन फ्रॉम डबल कर्व सरफेस। ये जो डबल कर्व सरफेस है, इस डबल कर्व सरफेस को आप बोलते हो लेंस। क्या बोलते हैं इसको? लेंस। आ गया लेंस। लेंस जैसे हमने मिरर के केस में जो ज्योमेट्रिक सेंटर था मिरर का, उसको क्या नाम दिया था? पोल। यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑप्टिक सेंटर। क्या बोलते हैं इसको? ऑप्टिक सेंटर। तो यहाँ पे ये आ गया, ये P पॉइंट है ऑप्टिक सेंटर। देन ये है सरफेस नंबर 1, क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है आपका? लेफ्ट में। तो पहले जो सरफेस लगेगा उसको क्या बोलोगे? सरफेस नंबर 1। बाद में जो आएगा उसको क्या बोलोगे? सरफेस नंबर 2। ऑब्जेक्ट जहां रखा होगा उसको बोलेंगे मीडियम 1। तो मीडियम 1 का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू1, करेक्ट? अब लेंस के दोनों साइड पे सेम मीडियम है, यहाँ भी एयर है वहां भी एयर है, तो यहाँ पे कौन आएगा? म्यू1। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैं मान लूंगा म्यू2। लेंस ये ग्लास का होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेंगे म्यू2। यहाँ तक क्लियर? अब ये जो पहला कर्व सरफेस है, पहले कर्व सरफेस का जहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा उसको बोल दूंगा मैं C1। उसका डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से आ जाएगा R1। क्या आएगा? R1, राइट? एंड जो दूसरा कर्व सरफेस है उसका सेंटर आएगा समवेयर ओवर हियर। ये हम दिखाते नहीं है क्योंकि जरूरत नहीं पड़ती है, बट एनीवेज तो इसका ये सेंटर आ गया C2, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आ जाएगा R2।
ये आ गया R2। देन हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैं ऑब्जेक्ट को दूसरा ही कलर दिखा देता हूँ। तो दिस इज अ ऑब्जेक्ट O। अब वापस से वही है, हमारे पास एक लेंस है, तो वो थ्योरी में लिख के दूंगा पॉइंट बाय पॉइंट, पहले समझ लो। कंसीडर अ लेंस हैविंग टू कर्व सरफेस with centers of curvature C1 and C2 and respective rays of curvature R1 and R2. The ray of light which passes through point P, it goes undeviated, क्योंकि angle of incidence 0 तो angle of refraction भी 0. Consider another ray which is incident at some point A, यहाँ पे A point है. Now this ray OA is traveling from rarer medium to denser medium. तो यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से आई ड्रॉ नॉर्मल हियर, यहाँ पे नॉर्मल टू सरफेस ड्रॉ कर लिया, करेक्ट। देन ये जो रे है, इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर, इट शुड बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो दिस रे ए बी इज रिफ्रैक्टेड रे। कौन सा रे है ये? अगर सेकेंड सरफेस नहीं होता, इन एब्सेंस ऑफ सेकेंड सरफेस, in absence of second surface, this ray reaches point I dash on the principal axis. If the second surface was absent, then I dash is the point where image is formed. अगर second surface नहीं होता तो, बराबर, करेक्ट। अगर second surface नहीं होता तो ये जो रे ए बी है, ये सीधा जाता प्रिंसिपल एक्सिस पे, जहां पे वो इंटरसेक्ट होता, वहां पे क्या बनता? इमेज बनता, करेक्ट। तो अब ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, यहां से यहां तक आ गया आपका इमेज डिस्टेंस v डैश। क्या बोलेंगे इसको? v डैश। क्यों ऐसा? क्योंकि एक्चुअल इमेज यहाँ बना नहीं, अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो बनता, करेक्ट। लेकिन बना क्या इमेज वहां पे? नो। तो देन ये आ गया u, यहाँ तक क्लियर। अब जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, जो पहले सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ है, उसके लिए अगर मैं, मतलब जब मैंने पहले सरफेस की बात की तो मैंने क्या अज्यूम किया कि सेकंड सरफेस वहां पे था, क्या नहीं था। तो ये क्या हो गया? रिफ्रैक्शन फ्रॉम अ सिंगल कर्व सरफेस। अगर सेकंड सरफेस था ही नहीं तो ये जो मीडियम है, ये पूरा मीडियम कौन सा होगा? सेकेंड मीडियम, डेंसर मीडियम, बराबर। तो अप्लाइंग रिफ्रैक्शन, applying formula of refraction from single curved surface to the surface 1, क्या था फॉर्मूला? रिफ्लेक्टिव इंडेक्स where image is formed. सेकेंड सरफेस नहीं होता तो इमेज ग्लास के अंदर बनता, तो μ2 बाय v डैश, गलती मत करना, ये v डैश है, राइट, माइनस u इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाय, नहीं R1, R डैश नहीं, पहले पहले कर्व सरफेस का रेडियस, इसको आपने बोला है R1। क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बट वेट, बट इन रियलिटी ऐसा तो है नहीं, सेकंड सरफेस भी है। तो सेकंड सरफेस है तो सेकंड सरफेस पे नॉर्मल ड्रॉ करोगे, दिस इज नॉर्मल टू सेकंड सरफेस। ये जो रे ए बी है, इसका, ये जो रे ओ ए था, इसका पहला रिफ्रैक्शन हुआ ए पॉइंट पे, दूसरा रिफ्रैक्शन होगा बी पॉइंट पे। लेकिन ए बी रे, इट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, and actual image is formed at point I. So the image distance here will be taken as v. क्या लेंगे हम इसको? v. क्लियर? पक्का? अब क्वेश्चन ये आता है कि जब आप रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला लिखते हो, तो इसमें जो आप लिखते हो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, पहले सरफेस पे जब रिफ्रैक्शन हुआ, पहले सरफेस से जब रिफ्रैक्शन हुआ तो ऑब्जेक्ट कौन था? ओ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या था? u। लेकिन जब सेकंड सरफेस से रिफ्रैक्शन हुआ तो ऑब्जेक्ट ओ नहीं है, ऑब्जेक्ट कौन है? आई डैश। जो पहले सरफेस में इमेज बनाया, वो इमेज वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है किसके लिए? सेकंड सरफेस के लिए। रिमेंबर दिस, सेकंड सरफेस नहीं होता तो इमेज बनता आई डैश पे।
लेकिन सेकंड सरफेस है। तो सेकंड सरफेस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो ओ नहीं है, वो कौन है, आई डैश। इसको हम बोलते हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्यों वर्चुअल ऑब्जेक्ट, क्योंकि रियल लाइफ में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, रियल लाइफ में एक ही ऑब्जेक्ट है ओ। करेक्ट। सिर्फ हुआ क्या, जो पहले सरफेस ने इमेज बनाया, सेकंड सरफेस ने पहले सरफेस के इमेज को एज अ ऑब्जेक्ट ट्रीट किया, तो क्या बोलते हो, वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं उसको। तो जब मैं सेकंड मिरर, सेकंड कर्व सरफेस, नॉट मिरर, सेकंड कर्व सरफेस पे अगर मैं वही रूल यूज करूँ, वही फॉर्मूला यूज करूँ, कौन सा, रिफ्रैक्शन एट सिंगल कर्व सरफेस, तो उस केस में क्या लिखोगे इक्वेशन। मैंने इसलिए पहले से बता दिया था आपको, मैंने क्या बताया था, यू नीड टू रिमेम्बर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वेयर इमेज इज फॉर्म। फाइनल इमेज कहाँ बना, आई पे। फाइनल इमेज ये कौन से मीडियम में बना, μ1 में, μ2 में नहीं, कहाँ पे बना, μ1, μ1 अपॉन फाइनल इमेज डिस्टेंस कितना था, v, फाइनल इमेज डिस्टेंस v था ना, माइनस माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम वेयर ऑब्जेक्ट इज केप्ट, μ2। ये जो आई डैश है, ये अगर सेकंड सरफेस नहीं होता तो आई डैश कहाँ बनता, सेकंड मीडियम के अंदर बनता। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस v डैश, क्योंकि ये क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये आ जाएगा v डैश इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, क्योंकि सेकंड कर्व सरफेस आप देख रहे हो। यहाँ तक क्लियर। इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हो, एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, व्हाट यू विल सी इज कैंसिल हो गया। μ2 बाई वी डैश पॉजिटिव था, यहाँ पे μ2 बाई वी डैश नेगेटिव था, तो दोनों हो गए कैंसिल आउट। तो क्या बचा, ऐड किया तो क्या बचा, μ1 बाई वी बराबर माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 प्लस μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। अब अगर मुझे इनमें से कुछ कॉमन निकालना है, सपोज मुझे μ2 माइनस μ1 कॉमन निकालना है, यहाँ पे μ2 माइनस μ1 है क्या, नहीं, यहाँ पे क्या है, उल्टा है। तो एक काम करो, नेगेटिव साइन को कॉमन निकाल लो। तो व्हाट यू विल डू इज μ1 बाई वी माइनस μ2 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस, क्योंकि मैंने यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन निकाली, नेगेटिव साइन कॉमन निकाला तो μ2 क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और μ1 क्या बन जाएगा, नेगेटिव अपॉन r2। अब आप इन दोनों में से क्या कॉमन निकालोगे, क्या, μ2 माइनस μ1, पक्का, μ2 माइनस μ1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। यहाँ तक क्लियर, इज इट क्लियर, पक्का, श्योर। कुछ गलती हुई तो समझ में आ जाएगा हमको, फाइनल इक्वेशन बनेगा नहीं तो देखते हैं। अब डू यू रिमेम्बर द बेसिक्स, बेसिक्स में अगर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे हो, इमेज कहाँ बनता है, फोकस, राइट। तो इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी देन इमेज मतलब v इक्वल टू f, बराबर, पक्का, क्लियर, 100% श्योर, यस। देन इसमें एक चीज गड़बड़ है, आई नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो। एक तो चीज गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है, मैंने लिखते वक्त यहाँ पे क्या लिखा है, μ1, और यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, μ2, तो ये क्या आएगा, μ1, दैट्स इट। अभी μ1 आया, इसका मतलब और एक चीज हुई, क्या होगा, इन दोनों में से कौन कॉमन निकलेगा, μ1, तो यहाँ से μ1 कॉमन आया, तो 1 बाई वी और माइनस 1 बाई यू, तो माइनस 1 बाई यू। करेक्ट। अब एक काम और करते हैं, फिर ये स्टेप को अगले स्टेप में लिख देंगे। अब एक काम करो, ये μ1 है, इसको डिवाइड कर दो वहां पे, तो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई μ1।
1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर समथिंग 3, इक्वेशन नंबर 3। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? क्योंकि ये लेंस मेकर इक्वेशन का एक फॉर्म है, ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लेंस मेकर इक्वेशन। अब इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, मतलब इमेज डिस्टेंस कितना होगा? f, करेक्ट। u इक्वल टू इंफिनिटी तो v इक्वल टू f, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 1/v मतलब 1/f माइनस 1/u मतलब 1/इंफिनिटी। व्हाट इज 1/इंफिनिटी? 0। और यहाँ पे आपके पास था μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको सेपरेट कर देता हूँ, μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 मतलब कितना? 1 बराबर, यहाँ तक आ गया। 1/r1 माइनस 1/r2, 1/इंफिनिटी 0, तो 1/f इक्वल टू μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, इक्वेशन नंबर 4। इसको आप बोलते हो लेंस मेकर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेंस मेकर इक्वेशन। क्या बोलते हैं इसको? लेंस मेकर, लेंस फॉर्मूला बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं? लेंस मेकर इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 3 को कंपेयर करोगे तो यहाँ पे भी अगर आपने सपोज μ2 बाय μ1 माइनस μ1 बाय μ1 लिखा, तो μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो इक्वेशन 3 का राइट हैंड साइड और इक्वेशन 4 का राइट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। राइट हैंड साइड सेम है कि नहीं? यस, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? सेम आएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, 1/f, क्योंकि इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 1/f, इसका क्या है? 1/v, 1/v माइनस 1/u, इसको बोलते हैं लेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? तो कंफ्यूजन क्रिएट करना मत, क्योंकि आपने एक मिरर इक्वेशन देखा था। मिरर इक्वेशन था 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, और लेंस मेकर इक्वेशन है μ2 बाय μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ तक क्लियर? अब एक लास्ट चीज, हम नॉर्मली लेंस कहाँ यूज करते हैं? मैंने लेंस यूज किया है, सराउंडिंग मीडियम क्या है लेंस के? एयर। तो नॉर्मली μ1 क्या होता है? एयर, मतलब μ1 इक्वल टू 1। तो नॉर्मली ये जो μ1 है दिस इज इक्वल टू 1, तो फॉर्मूला क्या बनता है? μ2 माइनस 1। वेल व्हाट इज μ2? μ2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ लेंस। जो भी लेंस आपने यूज किया उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ2 अपॉन एयर, दैट इज 1। तो μ2 माइनस 1, 1/r1 माइनस 1/r2। क्या तक क्लियर? पक्का क्लियर? ओके, तो वी विल रिपीट अगेन विथ फ्यू पॉइंट्स आल्सो, थोड़े थोड़े थ्योरी पॉइंट भी ऐड करते जाएंगे। जस्ट अ मिनट। इसका पूरा डेरिवेशन इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, प्रोवाइडेड आपको लेंस मेकर प्रोवाइडेड आपको रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस अच्छे से पता होगा। तो लेट अस स्टार्ट अगेन। हमको क्या डिराइव करना है? लेंस मेकर इक्वेशन, और पॉइंट बाय पॉइंट कैसे लिखना है वो भी बता देता हूँ। तो रिमेंबर वन थिंग, लुकिंग एट योर स्कोर, पिछले टेस्ट का जो आपका स्कोर आया वो देख के एक चीज समझ में आ रही है कि यू डोंट नो हाउ टू राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में कोई भी टॉपिक पहले अच्छे से समझो, एक बार समझ में आया ना तो देन इट इज नॉट डिफिकल्ट। तो लेंस मेकर इक्वेशन में कौन यूज होगा? लेंस यूज होगा कि नहीं? लेंस यूज। तो ये जो लेंस है नॉर्मली क्या होता है, हर एक टॉपिक में लेंस होते हैं थिन। क्या होता है? लेंस थिन। थिन मतलब उसका थिकनेस कम होता है। तो थिन लेंस मतलब उसका जो थिकनेस है वो होता है कम। तो हमने जो यहाँ पे लेंस लिया, ये कौन सा लेंस है? नहीं, कॉन्वेक्स तो है
कौन सा है? थिन लेंस। क्योंकि थिक लेंस मतलब इट इज वेरी वेरी थिक इन साइज। ऐसे लेंस यूज नहीं होते। क्यों नहीं होते वो बाद में देखेंगे। यू रिमेम्बर डिफेक्ट्स इन इमेज फॉर्मेशन, एबरेशंस। तो थिक लेंस यूज करोगे तो एबरेशंस आएंगे। क्यों आएंगे वो बाद में देखेंगे, पहले लेंस में कर इक्वेशन समझ लेते हैं हम लोग। तो ये है उसका प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ since you have a lens, you have two curved surfaces, 1 and 2. तो स्टार्ट कैसे करना लिखना? consider a thin lens of refractive index of refractive है मीडियम का। so consider a thin lens of refractive index mu2, refractive index mu2। तो ये जो लेंस है इसका जो भी मटेरियल होगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा? mu2। अब क्योंकि दो कर्व सरफेस है, राइट, तो हमको बताना पड़ेगा let C1 and C2 be the centers of curvature of of surface 1 and surface 2 of surface 1 and surface 2। then ये जो पहला सरफेस था इसका सेंटर आ गया समवेयर यहाँ पे, इसको बोल दिया C1। ये सेकेंड सरफेस का सेंटर है यहाँ पे C2। ये है ऑप्टिक सेंटर P। इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं हम लोग, वी विल नीड दिस। थोड़ा एक्सटेंड कर लिया इसको। यहाँ तक क्लियर, राइट। तो अगर आपने सेंटर मेंशन कर दिया तो उसके रेडियस भी मेंशन करने पड़ेंगे, R1 एंड R2। लेट ये क्या है? R1। याद रखना पहले सरफेस का सेंटर कहाँ जाता है? राइट में। तो अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन अभी नहीं, जब फॉर्मूला यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सेंटर R1 पहले सरफेस का रेडियस क्या लेंगे? पॉजिटिव की नेगेटिव? क्या लेंगे? पॉजिटिव। और दूसरे का क्या लेंगे? नेगेटिव। तो ये आ जाएगा आपके पास R2, करेक्ट। तो मेंशन कर दो वो भी। let R1 and R2 be their respective मतलब 1 और 2 का, be their respective क्या है वो? respective radius of curvatures। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद हमने लिया था एक ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? मीडियम 1 में। उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? mu1। ऑब्जेक्ट का नाम क्या था? ओ। लेट O be an object, of course be a point object, क्योंकि point object है ये। be a point object kept in a medium। पहली बात तो कहाँ रखा है? kept on principal axis in a medium of refractive index। आ रहा है मतलब कौन? refractive index mu1। यहाँ तक क्लियर 100%। तो जो हमको समझे हम वही मेंशन यहाँ पे एक एक पॉइंट बाय पॉइंट मेंशन करते जा रहे हैं उसको। तो उसके बाद क्या था? जो रे था ओपी, द रे ओपी फ्रॉम ऑब्जेक्ट पासेस अनडेविएटेड। क्यों अनडेविएटेड? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज आल्सो 0। अब हम इतना डिटेल नहीं लिखेंगे क्योंकि हमको पता है वो सब, राइट। तो व्हाट वी विल राइट डाउन हियर इज रे ओपी, या फिर ऐसा लिख सकते हो रे passing parallel to the direction of OP। Rays या ray parallel to OP passes through the lens without deviation। यहाँ तक क्लियर? I will just write down one simple thing, ray passing through OP, क्योंकि पैरेलल का मतलब और दूसरा भी निकलता है। तो रे passing through OP, passing through
OP, right? Goes undeviated, goes without deviation. Why I have changed this? क्योंकि क्या होगा आगे जाके मैं बोलूंगा आपको कि एक ऑब्जेक्ट है जो इंफिनिटी पे द रेज आर कमिंग पैरेलल, ऐसा रे आ रहा है, फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये रे जो है, ये रेस क्या है, ओपी को क्या है, पैरेलल है, तो इनका डेविएशन होगा नहीं, स्ट्रेट पास हो जाएंगे। वैसा नहीं होता है वो, एग्जैक्टली ओपी की डायरेक्शन में जो जाएगा वही होता है अनडेविएटेड, राइट? तो ओपी से जो पास हुआ ओनली दैट इज अनडेविएटेड। यहाँ तक क्लियर? पक्का पक्का, श्योर श्योर। चलो फिर आगे आगे इसके बाद क्या था, अभी ओपी का तो क्वेश्चन खत्म। देन कोई और रे ले लो, टेक एनी रे, नाम जो देना है वो दे दो, ओ ए बोलो तो ओ ए बोलो, राइट? तो अनदर रे, सम अनदर रे ओ ए, राइट, इज इंसिडेंट ऑन द लेंस। इस केस में क्या है, इस केस में क्या है कि ये होगा रिफ्रैक्ट, राइट? रे ओ ए, रे ओ ए रिफ्रैक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन था, ए बी। तो रे ओ ए जो था आफ्टर रिफ्रैक्शन मूव्स अलोंग ए बी। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि सेकेंड लेंस अगर नहीं होगा तो ये ए बी रे क्या होगा, ये सीधा जाएगा, कहाँ जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस पे, और क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा, और वो इमेज क्या है, आइडेंस, राइट? तो अनदर रे ओपी, अनदर रे ओ ए, not OP, another ray OA refracts along AB। रिफ्रैक्शन के बाद वो कहाँ गया, along AB। इस पॉइंट को क्या बोलना है, B। यहाँ तक क्लियर? ध्यान दो, एक सिंगल सिंगल स्टेप मिस हो गया तो गए, करेक्ट? अब इसका क्या बोलोगे, क्या लिखोगे, along AB। if surface 2, if surface 2 was absent, मतलब वो अगर वहां पे नहीं होता, then AB meets principal axis at point I dash, बराबर? तो ये I dash है इमेज। यहाँ तक क्लियर? ये जो डिस्टेंस था, कौन सा डिस्टेंस था, P से लेके I डैश तक का, ये क्या है, V है। और वो जो डिस्टेंस था कौन सा, O से लेके P तक का क्या था, U। तो हमने मेंशन नहीं किया, तो अभी मेंशन कर देंगे। तो ये डिस्टेंस क्या है, U, और ये डिस्टेंस क्या है, ये क्विक, क्या है ये, V डैश, और ये डिस्टेंस कितना है, U। यहाँ तक क्लियर? देन इसके बाद हमने क्या किया था, हमने रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल कर्व सरफेस का फॉर्मूला अप्लाई किया था। कहाँ पे अप्लाई किया था, फर्स्ट सरफेस पे, राइट? यूजिंग फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सिंगल कर्व सरफेस, single curved surface कौन सी सरफेस पे, फॉर सरफेस 1 वी गेट। तो पहला सरफेस, जब पहले सरफेस पे फॉर्मूला अप्लाई करो तो सेकंड सरफेस क्या था, एब्सेंट था। So what is the formula for refraction to single curve surface? Refractive index of medium where image is formed। तो अगर सेकेंड सरफेस नहीं है तो इमेज भी कहाँ बना, मटेरियल के अंदर, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू टू अपॉन इमेज डिस्टेंस कितना है, वी डैश, माइनस रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स where object is kept, कहाँ रखा है, फर्स्ट मीडियम में, म्यू 1 अपॉन u इक्वल टू म्यू 2 माइनस म्यू 1 अपॉन r1, इक्वेशन नंबर 1।
यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब आप बोलोगे बट देयर इज सेकेंड कर्व सरफेस एंड हेंस द रे ए बी, ये जो रे ए बी था, इट अंडरगोज रिफ्रैक्शन अगेन, क्योंकि ये सेकेंड सरफेस था, तो दिस रे ए बी goes undergoes refraction again and it meets प्रिंसिपल एक्सिस कौन से पॉइंट पे? आई पे। ये वी डैश का डिस्टेंस तो ठीक है, तो दिस इज पॉइंट आई, राइट? सो बट we also have surface 2, hence ray AB undergoes refraction again from surface 2 या at surface 2 and meets principal axis at point, कौन से पॉइंट पे? I, where final image is formed, where final image is formed। जो फाइनल इमेज फॉर्म हुआ उसका डिस्टेंस को बोल दो, लेट P से लेके I तक इक्वल टू V। अब ये जो ऑब्जेक्ट था, कौन सा ऑब्जेक्ट? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट? I डैश। अब ऐसा बोल सकते हो, दिस image I dash made by surface 1 acts as virtual object for surface 2. The image I dash made by surface किसने बनाया? ये 1 acts as virtual object किसके लिए? for surface 2। therefore वापस से वही using the formula of refraction from surface 2, right? Refraction for single curve surface, for single curved surface, कौन surface पे? at surface 2 we get, तो अब बताओ what do you get from here? वापस से वही refractive index of medium where image is formed। फाइनल इमेज कहाँ बना? लेंस के बाहर। लेंस के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना था? μ2, बाहर μ1, तो μ1 अपॉन फाइनल इमेज डिस्टेंस इज v माइनस μ2, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कौन सा वर्चुअल ऑब्जेक्ट? I डैश, वो कौन से मीडियम में था? μ2 में थे, अपॉन v डैश, क्योंकि ये क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इक्वल टू क्या लिखोगे? μ1 माइनस μ2 अपॉन r2, इक्वेशन नंबर 2। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2, अब पहले केस में याद होना चाहिए μ2 बाय v डैश, माइनस μ1 बाय u, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया किसका? इक्वेशन नंबर 1 का। सिमिलरली हम एडिशन कर रहे हैं, तो सिमिलरली हम इक्वेशन नंबर 2 का भी लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, μ1 बाय v माइनस μ2 बाय v डैश, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड में लिखना पड़ेगा, वहां पे था μ2 माइनस μ1 बाय r1, यहाँ पे है μ1 माइनस μ2 बाय r2। यहाँ तक क्लियर? ओके, तो अब आपने ऐड कर लिया, अब इसमें क्या क्या कैंसिल होगा देख लो। μ2 बाय v डैश पॉजिटिव है, यहाँ पे μ2 बाय v डैश
नेगेटिव है, ये हो गया कैंसल, बराबर, राइट। यहाँ पे क्या बचा, μ1/v पॉजिटिव और μ1/u नेगेटिव। तो therefore what you will get is μ1 कॉमन 1/v minus 1/u इक्वल टू, यहाँ से μ1 माइनस μ2 से नेगेटिव साइन कॉमन निकाल लोगे, तो दिस विल बी इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r, माइनस साइन कॉमन निकाल ली, तो μ2 हो गया पॉजिटिव, μ1 हो गया नेगेटिव, अपॉन आ जाएगा r2, बराबर। तो राइट हैंड साइड में जो दो टर्म्स है कौन कॉमन निकलेगा, μ2 माइनस μ1, so therefore we will have μ1 1/v minus 1/u equal to μ2 minus μ1 कॉमन, तो बचेगा 1/r1 minus 1/r2। अब ये μ1 को वहां पे डिवाइड कर दो, तो therefore 1/v minus 1/u μ2/μ1 minus μ1/μ1 is 1, सिर्फ डिवाइड कर दिया μ1 को, समझ में आया, करेक्ट। देन 1/r1 minus 1/r2। अभी कभी कभी कंफ्यूजन क्या होता है, ऐसा समझ में आता है कि यहाँ जो डिवाइड किया यहाँ भी किया, यहाँ क्यों नहीं किया, r1 r2 के साथ क्यों नहीं लिखा μ1 को, मल्टीप्लीकेशन है तो दोनों में से किसी भी एक के साथ डिवाइड होगा, दोनों के साथ करोगे तो μ1 स्क्वायर बन जाएगा उधर, ये μ1 है ना, या तो पहले टर्म के साथ डिवाइड करो या फिर दूसरे के साथ करो, क्योंकि बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन होता तो दोनों के साथ होता, एडिशन है क्या वहां पे, करेक्ट, यहाँ तक क्लियर, ओके। देन इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल देंगे, ये काम में आएगा हमारे, ये भी लेंस मेकर इक्वेशन का एक फॉर्म है, लेकिन ये फॉर्म कब है, जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे नहीं है, ऑब्जेक्ट कैन बी एनीवेयर बट नॉट एट इंफिनिटी, let the object is at infinity, let the object is at infinity, ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इक्वल टू इंफिनिटी, इमेज डिस्टेंस इक्वल टू एफ, सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/f माइनस 1/infinity इक्वल टू μ2/μ1 माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2, राइट। तो व्हाट इज 1/infinity, 0, so therefore 1/f equal to μ2/μ1 minus 1 1/r1 minus 1/r2, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 ये दोनों ही लेंस मेकर इक्वेशन के फॉर्म है, लेकिन नॉर्मली हम इसको बोलते हैं लेंस मेकर इक्वेशन, क्योंकि लेंस मेकर इक्वेशन मैंने अभी बताया, चश्मा बनाने जाते हो तो पावर लेके जाते हो ना, -2 -2.5, करेक्ट। व्हाट इज पावर, 1/फोकल लेंथ, तो 1/फोकल लेंथ मतलब क्या है, ये पावर है, राइट। तो नॉर्मली व्हेन यू गो टू समवन हु मेक्स लेंस फॉर यू, चाहे वो कॉन्टैक्ट लेंस हो चाहे वो स्पेक्टेकल्स हो, तो यू गो विथ पावर, -2 का चश्मा बना के दो, +2 का चश्मा बना के दो, बराबर। क्या आप उसको बोलते हो नहीं ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होना चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलते ना। नॉर्मली व्हाट वी डू इज, आई हैव दिस प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम डॉक्टर, उस पर लिखा है -2, तो -2 का बना के दो, राइट। इट इज अज्यूम्ड कि आपको दूर का नहीं दिखता क्लियरली, इट इज अज्यूम दूर का नहीं दिखता, मतलब ऑब्जेक्ट इज एट लार्ज डिस्टेंस, राइट। तो इसलिए नॉर्मली इक्वेशन 4 को क्या बोलते हैं, लेंस मेकर इक्वेशन है, दोनों लेंस मेकर इक्वेशन, राइट। लेकिन रियल लाइफ में यू यूज दिस मोर देन इक्वेशन नंबर 3, so equation number 4 is known as lens maker equation, lens maker's equation। now from equation number 3 and 4 दोनों का राइट हैंड साइड क्या है, सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा, सेम आएगा। therefore from equation number 3 and 4
you will have 1 by f equal to 1 by v minus 1 by equation number 5. Equation 5 is known as Lenz formula. Is known as Lenz formula. यहाँ तक क्लियर? करेक्ट. अगर सराउंडिंग मीडियम एयर हुआ, इफ the surrounding medium is air, if the surrounding medium is air, then what is mu1? 1. Then mu1 equal to 1. Therefore 1 by f equal to mu2 by 1, मतलब mu2 minus 1. अब जब सराउंडिंग मीडियम एयर है तो एक ही मटेरियल बचा, कौन सा? एक ग्लास. तो उसको म्यू2 क्या बोलते हो? म्यू. तो नॉर्मली म्यू2 लिखते नहीं, हम क्या बोलते हैं? म्यू. राइट. इफ द सराउंडिंग मीडियम इज एयर देन म्यू1 इक्वल टू 1. लेट म्यू2 इक्वल टू म्यू. राइट. तो म्यू2 इक्वल टू म्यू, तो यहाँ से 2 हटा दो. तो म्यू2 कितना है? म्यू अपॉन म्यू1 कितना है? 1. तो म्यू अपॉन 1 मतलब म्यू माइनस 1. 1 बाय r1 माइनस 1 बाय r2. इसमें एक नोट आपको पता होना चाहिए, हमेशा याद रखना, ऑलवेज अप्लाई साइन कन्वेंशंस व्हेन फाइंडिंग आउट एनी ऑफ दिस पैरामीटर. मतलब बेसिकली क्या है, ये जनरल फॉर्मूला है. फोकल लेंथ फाइंड करना है तो फोकल लेंथ छोड़ के बाकी सबके लिए साइन कन्वेंशन यूज होगा. आपको पूछा है फाइंड आउट r1, तो r1 को छोड़ के बाकी सबके लिए साइन कन्वेंशन यूज होगा. तो यूज साइन कन्वेंशन व्हेन सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. क्लियर है तक? तो याद रहेंगे सारे स्टेप्स. डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी है, यस, बट नॉट डिफिकल्ट. रे ऑप्टिक्स का प्रॉब्लम यही आता है कि बेसिकली इट इज लेंदी, बाकी कुछ नहीं है. इट इज सिंपल, वेरी सिंपल. तो कैन वी गो अहेड विथ नेक्स्ट टॉपिक नाउ? यस. तो अगला टॉपिक है लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या समझ लेते हैं पहले. अप्रोच सेम रहेगा, मैं आपको पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, फिर हम वापस पॉइंट बाय पॉइंट इसको रिवाइज करेंगे. तो लैटरल डिस्प्लेसमेंट, मैंने गलती से ऑप्टिकल लिख दिया यहाँ पे, तो क्योंकि उसमें ऑप्टिकल डेंसिटी मीडियम लगता है. तो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज लैटरल डिस्प्लेसमेंट. इसमें और एक टाइप का डिस्प्लेसमेंट है which is called as normal displacement. लेकिन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट आपको सिर्फ जेई नीट के लिए लगेगा, तो तब बता दूंगा मैं. एज फार एज स्टेट बोर्ड इज कंसर्न, यू नीड ओनली लैटरल डिस्प्लेसमेंट. अभी लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड. पहले एक काम करते हैं, पहले समझ लेते हैं अच्छे से. तो फॉर एग्जांपल लेट अस से हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है ये. Correct. Now what happens is you have a ray of light. एक रे ऑफ लाइट है जो यहाँ पे इंसिडेंट हुआ एट सम पॉइंट. ध्यान यहाँ पे दो, ध्यान. लास्ट बेंच. पे अटेंशन हियर. अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता, इमेजिन ये ग्लास स्लैब नहीं होता, तो रे ऑफ लाइट कैसे आता? सीधा जाता ना, सीधा. राइट. तो अगर ग्लास स्लैब नहीं है तो द रे ऑफ लाइट विल गो स्ट्रेट मतलब विदाउट डेविएशन. बट वेट अ मिनट, ग्लास स्लैब तो है. ग्लास स्लैब है, इसका मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है इसका रिफ्रैक्शन होगा. पहला रिफ्रैक्शन होगा ऊपर की सरफेस पे. ऊपर की सरफेस पे जब बात कर रहे हो तो लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर टू, इट शुड बेंड. तो लाइट का बेंडिंग हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल. तो जो ऊपर का सरफेस है यहाँ पे बेंडिंग हुआ टूवर्ड्स नॉर्मल. करेक्ट. सिमिलरली अब जब दूसरे साइड से लाइट बाहर निकलेगा, इसको बाय द वे हम बोलते हैं एमर्जेंस. क्या बोलते हैं? एमर्जेंस. मतलब लाइट इज कमिंग आउट. तो दूसरे सरफेस पे लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू, इट बेंड्स. इसका मतलब ये जो रे ऑफ लाइट है इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल.
Now if you see, it goes parallel to the original direction. Original मतलब incident direction. जिस लाइन के along इंसिडेंस था उसको एमर्जेंट रे क्या है, पैरेलल है. क्या है, पैरेलल है. यहाँ तक क्लियर. नाउ लेट अस से ये जो स्लैब हमने यूज किया इसका थिकनेस है लेट अस से T. T is the thickness of the slab. I is the angle of incidence. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R. नाउ let us extend this line. ये जो लाइन है इसको एक्सटेंड कर लेते हैं थोड़ा सा. तो व्हाट वी विल डू इज, इस लाइन को मैं ऐसा एक्सटेंड कर लेता हूँ और इस लाइन को भी मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ. यहाँ तक समझ में आया? पक्का? देन अगर ये एंगल I है तो ये पूरा एंगल कितना है, I. क्यों I? लॉजिकली सोचो, लॉजिकली. वर्टिकली अपोजिट, दैट इज द पॉइंट. तो रिमेंबर दिस, अगर ये ऊपर का एंगल I है तो ये पूरा एंगल भी I है. क्यों I है? वर्टिकली अपोजिट. तो ये जो बच गया एंगल, ये था R, ये था I, तो ये जो एंगल है इस एंगल को मैं बोल दूंगा डेल्टा. क्या बोलेंगे इसको? डेल्टा नॉर्मली ऑप्टिक्स में यूज होता है टू इंडिकेट डेविएशन. डेविएशन मतलब कितना लाइट अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड हुआ. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आप मेजर करते हो नॉर्मल से और एंगल ऑफ डेविएशन आप मेजर करते हो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन. तो ओरिजिनल डायरेक्शन अगर स्लैब होता ही नहीं तो रे जाता सीधा, लेकिन स्लैब होने की वजह से रे हुआ बेंड. तो कितने एंगल से बेंड हुआ उसको बोलते हो एंगल ऑफ डेविएशन. डिनोट करते हैं डेल्टा से. क्लियर यहाँ तक? तो प्रिज्म में भी याद रखना, इसके आगे प्रिज्म थ्योरी स्टार्ट होने वाला है. प्रिज्म में भी डेल्टा मतलब क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ मतलब क्या है इसका? कितने एंगल से लाइट का बेंडिंग हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन, नॉट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल. विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल को तो आप एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हो. यहाँ तक क्लियर? नाउ लुक एट द डायग्राम. व्हाट डू यू सी? I इक्वल टू R प्लस डेल्टा. यहाँ तक क्लियर? अब हुआ क्या? हुआ ये कि स्लैब होने की वजह से ये जो एमर्जेंट रे है ये पैरेलल है किसको? ओरिजिनल डायरेक्शन को. तो हम इसको बोलते हैं कि एमर्जेंट रे गोज अनडेविएटेड. अनडेविएटेड मतलब डेविएशन नहीं हुआ. कोई भी रे पैरेलल जाएगा तो उसमें डेविएशन होता है क्या? नहीं होता. करेक्ट. फॉर एग्जांपल अभी जो मैं बोल रहा हूँ इसका ऑप्टिक्स के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सिर्फ आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बिठाने के लिए. हमारा टारगेट होता है जेई नीट. फिर कुछ टाइम के लिए हमको कुछ अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तो बोलते क्या क्लास पे जाता है, छोड़ जाने दे, बराबर. फिर हम डेविएट हो जाते हैं. फिर 2-4 दिन के बाद समझ में आता है नहीं 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 नहीं, दिस इज रॉन्ग, आई शुड बी डूइंग जेई नीट. तो क्या हो गया? डेविएट तो हो गए थे, फिर वापस से आ गए. राइट. डेविएट तो हो गया था लेकिन वापस से अपनी लाइन पे आ गए हो. करेक्ट. राइट. तो ऐसा उसको याद रखना, थोड़ा इजी समझेगा. मतलब पैरेलल है ना. सुबह का बुला शाम में घर में आए तो उसको बुरा नहीं कहते. तो ये क्या है? अनडेविएटेड है. क्या है ये? अनडेविएटेड. बट वेट, अनडेविएटेड तो है लेकिन शिफ्ट तो हुआ था. कितना शिफ्ट हुआ है? इसको बोलते हैं लैटरल शिफ्ट. इसको हम डिनोट करते हैं डी से. किसे डिनोट करते हैं इसको? डी से. लैटरल शिफ्ट. समझ में आया ये? पक्का 100%. अब हमारे पास इस टॉपिक में हमको करना क्या है? हमको लैटरल शिफ्ट डी का फॉर्मूला चाहिए. यू वांट टू नो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ लैटरल शिफ्ट डी? तो डिराइव करके देता हूं मैं आपको. अभी अच्छे से ध्यान दो. डी का फॉर्मूला कहां से आएगा? यहाँ पे 2 ट्राइंगल बने, राइट एंगल ट्राइंगल. एक राइट एंगल ट्राइंगल, मैं नामकरण आज नहीं करूंगा. आई वांट टू गिव सम नेम्स.
कुछ तो नाम दे देंगे ना, ABCDEF जो भी होगा, वो आज नहीं करना है, तो आज नहीं करूंगा मैं। तो ये आ गया एक राइट एंगल ट्राइंगल, दिस वन। इसमें ये एंगल कितना है, R, ये साइड कितना है, T। व्हाट इज T? थिकनेस ऑफ द स्लैब, करेक्ट। दूसरा एक राइट एंगल ट्राइंगल है, लुक, जिसमें डेल्टा है क्या? यस, तो वो भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो यू हैव वन मोर राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें डेल्टा है, और ये 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का फायदा ये होता है कि आप साइन कोसाइन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री से यू कैन यूज दिस, ये आ गया डेल्टा। और ये जो डेल्टा का सामने वाला साइड है वो क्या है, डी। डी क्या है, लैटरल शिफ्ट। क्या फाइंड करना था आपको, लैटरल शिफ्ट। तो लैटरल शिफ्ट फाइंड करना है, तो लुक, लुक देयर, क्या करेंगे हम लोग, साइन लेंगे कि कोसाइन लेंगे, साइन, बराबर, साइन लोगे, साइन ही आएगा ना, साइन डेल्टा। व्हाट इज साइन का डेफिनेशन, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड क्या है, डी, अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज को बोलता हूं मैं एच, फिलहाल क्या बोल देंगे, एच। ये डिस्टेंस यहां से यहां तक का क्या है, ये एच है। और ये दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है, क्या है दोनों ट्राइंगल में, ये भी एच है और ये भी एच। यहां तक क्लियर, पक्का, श्योर श्योर। अब हमको लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला चाहिए, लेकिन लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला कौन से टर्म्स में चाहिए, जो हमको पता हो। हमको स्लैब के बारे में क्या पता है या क्या पता कर सकते हो, थिकनेस, कैसे, स्केल लगा दो, राइट। तो हमारे पास जो भी लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला आना चाहिए वो आना चाहिए इन टर्म्स ऑफ थिकनेस, इन टर्म्स ऑफ थिकनेस। यहां से आपको क्या मिल गया, यहां से आपको मिल गया डेल्टा इक्वल टू, सॉरी, डी इक्वल टू शिफ्ट डी इक्वल टू शिफ्ट डी इक्वल टू एच साइन डेल्टा, बराबर। बट यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, आर प्लस डेल्टा इक्वल टू कितना है, तो डेल्टा कितना है, आई माइनस आर। तो वो डी का फॉर्मूला क्या आएगा, एच इंटू साइन ऑफ डेल्टा, डेल्टा क्या है, आई माइनस आर। यहाँ तक क्लियर, गुड, पक्का। देन बाकी रह गया क्या, एच, एच रह गया। अब एच कौन सा ट्राइंगल यूज करोगे, हाँ, जिसमें क्या है, आर है, लेकिन थिकनेस इसका क्या है, एडजेसेंट है कि अपोजिट है, एडजेसेंट में कौन सा साइन, व्हाट इज साइन, अपोजिट अपॉन, व्हाट इज कॉस, तो cos of r equal to adjacent is hypotenuse is h, so h equal to p upon, ये जो h यहाँ पे क्या लिखेंगे, p upon cos r sin of I minus r, what is 1 upon cos r, sec की कोसेक, sec की कोसेक, तो t sec r sin I minus r, ये मिल गया आपको फॉर्मूला फॉर lateral shift in terms of thickness, in terms of angle of incidence and in terms of angle of refraction। क्लियर, वापिस एक बार समझ लो, ध्यान दो, वेरी सिंपल। अब सबसे पहले लुक 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 पे अटेंशन हियर, हमारे पास एक रे ऑफ लाइट था जो जाना चाहिए था सीधा, अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो बट रिमेंबर, इफ देयर इज नथिंग देन, बट वेट, व्हाट वी हैव इज अ ग्लास स्लैब, हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है, तो ग्लास स्लैब नहीं होता तो सीधा जाता, लेकिन ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब है तो इट विल बेंड कहाँ पे, पहले नॉर्मल, पहले इंसिडेंस पे, तो पहला मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। So when the ray of light is first incident, it bends towards normal, but इसका जो रिफ्रैक्शन है वो दो बार होगा, एक बार ऊपर के सरफेस से, एक बार नीचे के सरफेस पे, और ये दोनों सरफेस क्या है, पैरेलल टू ईच अदर। देन द एमर्जेंट रे इज फाउंड टू बी पैरेलल टू ओरिजिनल डायरेक्शन,
इंसिडेंट डायरेक्शन मतलब ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, यहाँ पे ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर, ये है एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, एंड दिस टोटल एंगल इज अगेन आई बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट। हमको फाइंड करना है कि कितने अमाउंट से शिफ्ट हुआ कौन सा इमर्जेंट रे विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायरेक्शन। तो यहाँ से यहाँ तक एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। अब आप बोलोगे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉ करना है, क्यों ड्रॉ करना है, क्योंकि परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। परपेंडिकुलर ही आपको बताता है कि एग्जैक्टली शिफ्ट कितना हुआ। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। ये परपेंडिकुलर कौन है, लैटरल शिफ्ट है, मतलब कौन है, डी है। ये थिकनेस कितना है, टी, टी इज द थिकनेस ऑफ स्लैब। अब इसके बाद करना क्या है, कुछ नहीं, दो राइट एंगल ट्राइंगल है, बस दो राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करना है। एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आर एंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें डेल्टा एंगल है। तो वो दोनों राइट एंगल ट्राइंगल को यूज करो। मैं बता देता हूँ डायग्राम वापस से। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें आर है वो है ये, और दूसरा राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें डेल्टा था, डेल्टा कौन था, डेल्टा, तो वो ऐसा था। क्लियर? देन यू मस्ट नो, यू शुड नो, दिस इज शिफ्ट। ये हमको फाइंड करना है। ये है हाइपोटेन्यूज एच, ये था डेल्टा, ये था आर, आर ना, आर आई मत बोल देना, ये क्या है आर, और ये क्या है टी। तो वी स्टार्टेड विथ फर्स्ट, सबसे पहले भूलो मत कि फाइंड क्या करना है, क्या फाइंड करना है, शिफ्ट, मतलब कौन, डी कौन से ट्राइंगल में है वो देखो, और एंगल का एडजेसेंट है कि अपोजिट है वो देखो। एंगल को क्या है, तो ये हिंट था कि अपोजिट है तो मतलब साइन यूज करना है। तो इफ यू यूज साइन ऑफ डेल्टा, साइन ऑफ डेल्टा विल बी अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो d इक्वल टू एच साइन डेल्टा, इक्वेशन नंबर 1। फिर h ये दूसरे ट्राइंगल में भी है, h इज कॉमन, लेकिन थिकनेस इज समथिंग दैट यू कैन मेजर। तो हम हाइपोटेन्यूज तो नहीं मेजर कर सकते ना, क्योंकि वो तो रे ट्रैवल कर रहा है, हम रे को फॉलो कर नहीं सकते हैं मटेरियल के अंदर। गया तो गया, यू डोंट नो कि अंदर कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, सिर्फ बाहर निकलेगा तब दिखेगा वापस। तो एमरजेंट रे दिखता है, अंदर क्या देखोगे, यू कैन नॉट मेजर एच, यू सिंपली कैन नॉट मेजर एच, नहीं कर सकते मेजर, तो क्या मेजर कर सकते हो, टी। तो अब यहां से क्या समझ में आता है कि अगर मैं कॉस ऑफ आर लेता हूं, व्हाट इज कॉस ऑफ आर, एडजेसेंट टी बाय एच, तो यहां से एच क्या मिलेगा, टी अपॉन कॉस आर, इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, from equation number 1 and 2, what you will get is d equal to h, but h is p upon cos r and sine of delta. What is 1 upon cos r, sec, so t sec r sine of delta, barabar, correct. But if you see I equal to r plus delta, so delta equal to I minus r, therefore d equal to t sec r sin of I minus r। हो गया लैटरल शिफ्ट का फॉर्मूला। अब याद रखना आपके सिलेबस में डेरिवेशन है ही नहीं, आपको सिर्फ फॉर्मूला है डन। जो आपका सिलेबस है उसमें 2 लाइन में लिखा है लैटरल शिफ्ट इज गिवन बाय, खत्म। लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग डेरिवेशंस, बिकॉज डेरिवेशन के बिना जेई नीट के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होंगे। जेई नीट में जरूरी नहीं है कि आपको शिफ्ट पूछेंगे, आपको पूछ लेंगे व्हाट इज साइन डेल्टा, व्हाट इज डेल्टा, व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये सारे इंटरमीडिएट स्टेप्स आपको पता होने चाहिए। गुड, नथिंग मच, 4 लाइन बढ़ गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? ओके, तो प्रिज्म थ्योरी वी विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। दैट्स इट फॉर टुडे।